एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर ने पूछा है एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमारा कोई भी अलग अलग गोल नहीं है, सिंपली वेल्थ क्रिएट करना है, तो हमारा पोर्टफोलियो किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, मैं शुरुआत में ही ये चीज क्लियर कर देता हूं कि सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का गोल है, फिर भी सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर है, फिर भी हर अलग अलग इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो का एलोकेशन अलग अलग हो सकता है। एक मैं बेसिक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। क्यों अलग अलग इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अलग अलग हो सकता है। किसी को इक्विटी पे भरोसा है, किसी को नहीं है ना। किसी को डोमेस्टिक पे बहुत ज्यादा भरोसा है, किसी को इंटरनेशनल पे बहुत ज्यादा भरोसा है, किसी को गोल्ड पे बहुत ज्यादा भरोसा है, किसी को सिल्वर पे बहुत ज्यादा भरोसा है, किसी को रियल एस्टेट पे बहुत ज्यादा भरोसा है, किसी को इन सब जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी को सिर्फ डेट पे भरोसा है। तो हर किसी की चॉइसेस, प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है और हर हर रास्ते के थ्रू हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और हम पीस ऑफ माइंड के लिए, माइंड में टेंशन ना रहे, शांति रहे, इसी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जिस रास्ते से हमें शांति मिलती है उस रास्ते के थ्रू या सबको मिला के हम वेल्थ क्रिएशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक जनरल और बेसिक जो चीज है वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी डेफिनेटली हर किसी के लिए एलोकेशन जो है वो अलग अलग हो सकता है। पहली चीज ये क्लियर है। आप खुद से भी एसेट एलोकेशन कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, समझ के सही से। अगर नहीं कर पा रहे खुद से या किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत कम प्राइस पे आप अपना एसेट एलोकेशन सही करवा सकते हो, पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हो, क्रिएट भी करवा सकते हो। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं। तो सिंपली मैं फर्स्ट स्टेप बताता हूं आपके। जैसे आप एक सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए इन्वेस्टिंग के अप्रोच को लेकर। सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आपका, अब सुपर एग्रेसिव कहने का मतलब कम से कम तो 8-10 साल तो आप होल्ड करोगे, उसके ऊपर जितना होल्ड करना है आप कर सकते हो। नीचे 5-6 साल में भी थोड़ी बहुत पैसों की जरूरत है, तो ऐसा नहीं कि इसमें से निकल नहीं सकता है। क्लियर है। ऐसा बनाएंगे कि 5-6 साल में भी पैसा थोड़ा बहुत निकालना हो तो निकाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप होगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक लिक्विड फंड, है ना। एक लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड, चलो सिंपल रखने के लिए या नहीं कहेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन देंगे। एक लिक्विड फंड हो सकता है और किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और इसीलिए मैं फंड का नाम भी नहीं लूंगा ताकि कोई रिकमेंडेशन ना रहे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो सबसे पहला जो फंड होगा वो एक लिक्विड फंड होगा हर किसी के पोर्टफोलियो में। क्लियर है। लिक्विड फंड क्यों होगा? लिक्विड फंड इसलिए होगा, और लिक्विड फंड के अंदर लिमिटेड पैसा ही डालना है। इसके अंदर एसआईपी वगैरह बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं करनी है, बहुत ज्यादा लमसम नहीं डालना है। इसके अंदर उतना ही पैसा डालना है जितना आपका 6 मंथ, 6 महीने का घर का खर्च है। आपकी सैलरी से जितना पैसा खर्च होता है घर को चलाने के लिए, आपकी इनकम से जितना पैसा घर को चलाने के लिए खर्च होता है, उसका 6 गुना, उसका 6 गुना आप लिक्विड फंड में डाल के छोड़ देंगे। इस पैसे का मकसद ग्रोथ कमाना नहीं है, इस पैसे का मतलब है इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होना, और लिक्विड फंड में डाला रहेगा तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी मिल जाएगा। और इक्विटी पोर्टफोलियो हमारा इमरजेंसी के सिचुएशन में टच ना हो, इसलिए हम लिक्विड फंड में इसको डाल के छोड़ देंगे। पहला स्टेप, लिक्विड फंड में 6 महीने का आपका जो घर खर्च है उतना पैसा जमा करो। इसके बाद हम आएंगे अपने इंडियन इक्विटी की तरफ। शुरुआती फेज सबसे पहले हमने कंप्लीट किया लिक्विड फंड, उसके बाद हम इंडियन इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। पूरा का पूरा 100% हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन इक्विटी के अंदर जाएगा। और इंडियन इक्विटी के अंदर कैसे जाएगा? तो इंडियन इक्विटी के अंदर जाएगा 33, 33, 33। शुरुआती फर्स्ट फेज में आपका पैसा ऐसे ही जाएगा। 33% पूरा पैसा आप डालेंगे स्मॉल कैप फंड के अंदर, 33%, 33% मिड कैप के अंदर, एंड 33% एक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर शुरुआती फेज में। अब जैसे मान लो आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो 3300
लार्ज कैप के अंदर, मतलब फ्लेक्सी कैप जो हो गया वो लार्ज कैप हो गया, 3300 मिड कैप एंड 3300 स्मॉल कैप। शुरुआती बस 1 लाख रुपए तक इतना जाएगा। 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो पहले साल में आपकी एसआईपी ऐसी जाएगी। क्लियर है? 1 लाख रुपीज जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, एलोकेशन आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना है पोर्टफोलियो का। एलोकेशन में क्या चेंजेस करना है? अच्छा, ये चीज भी ध्यान में रखनी है, जैसे स्मॉल कैप में और मिड कैप में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों स्ट्रेटजी वाले फंड लेने हैं। या तो आप इंडेक्स फंड ले सकते हो, मिड कैप में मोमेंटम स्ट्रेटजी का इंडेक्स फंड आता है, या तो एक्टिव भी मोमेंटम स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले फंड्स आते हैं, जैसे मोतीलाल हो गया, क्वांट हो गया, ये सब थोड़ा सा फॉलो करते हैं। और वैल्यू वाला भी मिड कैप फंड लोगे, और स्मॉल कैप में भी या तो इंडेक्स ले लो मोमेंटम वाला, या तो एक्टिव ले लो, ऐसे फंड जो कि मोमेंटम ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं प्लस वैल्यू स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले, बैलेंस करने वाले भी फंड रखेंगे। ये मिला के रखना है। जैसे ही 1 लाख रुपए का टारगेट सिंपल आपका पहला अचीव होता है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, और पोर्टफोलियो के अंदर अब क्या करेंगे अब पोर्टफोलियो को चेंज करके 25-25 पे आ जाएंगे। 25-25 पे क्या आएगा? 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, 25% नैस्डैक 100। ठीक है? जैसे ही 1 लाख क्रॉस हो रहा है तो 25 मिड, 25 स्मॉल, 25 नैस्डैक, और बाकी का जो 25% बच गया वो आपका फ्लेक्सी कैप के अंदर ही जाता रहेगा। तो जैसे जैसे पोर्टफोलियो का साइज बढ़ेगा ना, हमारा फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? ताकि हमें ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अभी यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल कैप होगा वो भी हमें ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, जो मिड कैप होगा वो भी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, और जो नैस्डैक होगा वो भी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। तो अब हमारे पास सिर्फ 25% का एलोकेशन ही बच गया है यहाँ पे फ्लेक्सी कैप के पास। अब इसको भी चलने देंगे आने वाले सालों में। अब जैसे ही पोर्टफोलियो 10 लाख रुपीस का मार्क क्रॉस करेगा, वहां पे पोर्टफोलियो के अंदर हम ऐड कर लेंगे गोल्ड को। गोल्ड ऐड करने के बहुत सारे रीजन है जो कि मैंने पोर्टफोलियो में पीछे, मतलब वीडियोस में पहले बहुत सारी बार बताया हुआ है, यहाँ पे फिर से वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे। पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड ऐड करेंगे। अब गोल्ड का ऐड करने का सिनेरियो होता है, सबसे पहले तो शुरुआती फेज में क्यों नहीं गोल्ड ऐड किए? इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि भारत के घरों में सोना सबके पास भर भर के होता है। तो इक्विटी 1 रुपया का नहीं होगा, लेकिन 5-10 लाख रुपए का सोना जरूर होगा उनके पास, है ना। बुरे केस में भी 1-2 लाख का सोना तो जरूर पड़ा रहता है घर के अंदर। तो इसलिए शुरुआती फेज में ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके पास पहले से ही एलोकेशन है। दूसरा केस सिनारियो ये है कि अगर ज्यादा है, मान लो 20-30 लाख रुपए का सोना घर के अंदर पड़ा हुआ है, तो 10 लाख पे भी सोना ऐड करने की जरूरत नहीं, तब तो सीधा जब 1 करोड़ का मार्क हिट होगा तब गोल्ड ऐड करेंगे। लेकिन ज्यादातर घरों में, क्योंकि हम यहाँ पे कम इनकम ग्रुप वाले को टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1-2 लाख रुपए का सोना तो रहता है। तो ऐसे में जब 10 लाख रुपए का मार्क हिट होगा, तो जो 25% फ्लेक्सी कैप था, इधर जो 25-25 चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो 25 फ्लेक्सी कैप है उस फ्लेक्सी कैप में से 15% हम गोल्ड को दे देंगे, और 10% बस फ्लेक्सी कैप के अंदर रह जाएगा, बस 10%। क्यों 10% फ्लेक्सी कैप के अंदर रह जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी जो देखो क्या है, फ्लेक्सी कैप में से काफी सारा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हमारा जाता है, और जो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी 10-15% लार्ज कैप चली जाता है। तो ना चाहते हुए भी लार्ज कैप के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो इसके लिए वो फ्लेक्सी कैप रह जाएगा 10% सिर्फ, और दूसरा जो लार्ज ये गोल्ड है वो 15% रह जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है? अब इसको लेके चलना है, इसी एलोकेशन को लेके चलना है दो स्टेजेस में। अगर आपके पास, मतलब मान लो आप छोटे शहर में रहते हो और वहां पे रियल एस्टेट की प्राइसेस कम है, तो 50 लाख रुपीस तक आपको इसको लेके चलना है। और आप बड़े शहर में रहते हो, वहां पे रियल एस्टेट के प्राइसेस ज्यादा है, तो आपको 1 करोड़ तक इसको लेके चलना है। तो डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज चीज है ये सारी चीजें, और जिसको पसंद है वो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं है नहीं कर सकते। तो जब 1 करोड़ का मार्क हिट करेंगे, तो उसके बाद हम अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को भी ऐड कर सकते हैं, है ना। 1 करोड़ के मार्क हिट होने के बाद, तो शुरुआत हमने किया सिर्फ डोमेस्टिक इक्विटी से, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमने अदर एसेट क्लास को भी पोर्टफोलियो के अंदर में ऐड करना शुरू किया।
क्या ये एसेट क्लास ऐड करना कंपलसरी है, जरूरी है? नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है और इसमें कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं होती है। हर कुछ जो है इन्वेस्टर की चॉइस, इन्वेस्टर की प्रेफरेंस और इन्वेस्टर किस एसेट क्लास के साथ कितना कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जो ग्रोथ है वो आपको पूरा का पूरा स्मॉल मिड मोमेंटम फंड्स जो है या अल्फा फंड है, नेस्डेक है, ये सब निकाल के आपको देते हैं। जो गोल्ड है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी, गोल्ड, लार्ज कैप इक्विटी और गोल्ड, मतलब फ्लेक्सी कैप और गोल्ड, आपको ये है कि आपके पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी 5-6 साल बाद अगर कुछ पैसा चाहिए तो उसके लिए प्रोवाइड कर देता है। गोल्ड एक और चीज प्रोवाइड क्या कर देता है कि अगर बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि मार्केट क्रैश करता है और गोल्ड नहीं क्रैश करता है, तो उस टाइम पे उस क्रैश का आपको फायदा उठाने में हेल्प कर देता है। रियल एस्टेट सबसे ज्यादा भरोसेमंद एसेट क्लास है भारत के अंदर में, दुनिया के अंदर में भी। कुछ नहीं रहेगा तो भी रियल एस्टेट रहेगा। तो अगर कॉर्पस इतना बड़ा हो जाता है और आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो डेफिनेटली आपको रियल एस्टेट के अंदर एक्सपोजर लेना चाहिए। अब देखो हर एसेट क्लास के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स है, अपने निगेटिव पॉइंट्स है, वो सबके होते हैं, ठीक है, सबके होते हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से एक अप्रोच जो है फॉलो कर सकते हो कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है पोर्टफोलियो का वैसे वैसे ये चीज कर सकते हैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए। क्या हम सिर्फ 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए सिर्फ इक्विटी के अंदर डाल के नहीं रख सकते? जरूर रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, 99% इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनको थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा टेंशन होता जाता है। तो ऐसे केस में आप अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई कर लेंगे तो आपका जो डर है, जो टेंशन है, वो खत्म हो जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं ताकि आप शांति से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें। ठीक है, मैं फिर से लास्ट में क्या दे रहा हूं, ये सारी चीजें काफी ज्यादा पर्सनलाइज होती हैं। यहाँ पे मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया जिसको आप फॉलो कर सकते हो अपनी जर्नी के लिए। एक लिक्विड डेट फंड से लेके रियल एस्टेट तक कैसे आप पहुंच सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआती में ही रियल एस्टेट ले लिया तो वैसे में फिर दिक्कत हो जाती है, आपका कॉर्पस बढ़ ही नहीं पाता है, बड़ा ही नहीं हो पाता है, आप ईएमआई ही भरते रह जाते हो। ठीक है, आगे चल के भी मान लो आपका 1 करोड़ का कॉर्पस हो गया तो ये फिर स्ट्रेटजी आपको वहां पे यूज करनी होगी। आपको ये नहीं कि 1 करोड़ में से 50 लाख बेच दिया रिडीम कर लिया और 50 लाख का रियल एस्टेट, नहीं भाई, रियल एस्टेट भी लोन पे ही लेंगे। फायदा जब मिल रहा है तो फायदा उठाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट लोन पे कम प्राइस पे मिल जाएगा, मतलब कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा और उससे ज्यादा इंटरेस्ट आप जनरेट कर लोगे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर। तो ये सब स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको आप यूज करके अच्छा गेन कर सकते हो और डेफिनेटली आपको इस तरीके से शुरुआत से अंत तक आप कर सकते हो। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो। क्या सिर्फ स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं? डेफिनेटली छोड़ सकते हैं। अगर आपको डर नहीं लगता है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होता है, बिल्कुल ये नहीं है कि मेरा पूरा पैसा डोमेस्टिक रिस्क पे है ना, बीच में अगर मार्केट क्रैश हो गया उस टाइम पे पैसे हम नहीं निकालेंगे, हमें जरूरत होगी फिर भी, तो आप डेफिनेटली हमेशा पूरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर डाल के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके उसके लिए। लेकिन सब कुछ मैंने बोला ना कि ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो आप कंफर्टेबल जिस एसेट क्लास में हो, जिस तरीके के एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करके हो, वहां पे आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए।